हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीटीए सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के क्लास 1 में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार जो है यह हमारे संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और उसमें हमने सीखा था कि मौलिक अधिकार हमें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। उन 6 मौलिक अधिकार में से मैंने आपको 2 समझा दिया था। पहला समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाकी के हमारे जो मौलिक अधिकार है, यानी कि 23 से लेकर 35 तक जो भी हमारे मौलिक अधिकार है उनके बारे में। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पे शुरू होता है वो हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि क्या हो गया हमारा तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें देखिए, इसमें 2 आर्टिकल आता है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 के बारे में अगर हम पढ़ें तो आर्टिकल 23 में कहा जाता है कि बलात्श्रम यानी कि जबरदस्ती काम और बेगारी यानी कि बिना वेतन के काम कराने पर रोक, यानी कि बलात्श्रम और बेगारी यानी कि बिना वेतन के काम पर रोक लगाया गया। यही आर्टिकल 23 में कहा गया। इसी के तहत देखिए, आर्टिकल 23 के तहत ही मानव दुर्व्यापार, क्या? मानव दुर्व्यापार, मानव के अंगों का क्रय विक्रय, मानव से जबरदस्ती कोई काम कराना, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराना, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, इन सभी पर क्या हुआ? रोक लगाया गया। तो जो बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट आया। ये कब आया? तो 1976 में, इसी के तहत। तो यह है हमारा आर्टिकल 23। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया बलात्श्रम और बेगारी प्रथा यानी कि बिना वेतन के प्रथा पर कोई काम करना, वेतन पहले क्या होता था कि वेतन नहीं दिया जाता था और काम कराया जाता था, उन सभी पर रोक लगाया गया। मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाया गया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट 1976 लगाया गया, दास प्रथा पर रोक लगाया गया, वेश्यावृत्ति कराना अपराध है, करना अपराध नहीं लेकिन कराना अपराध है। उसके बाद देखिए हमारा आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या कहता है? तो आर्टिकल 24 में कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, क्या कहता है आर्टिकल 14 में? आर्टिकल 14 में कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कारखानों में काम कराना अपराध है। काम नहीं कराया जा सकता है, यानी कि काम कराना अपराध है। ये क्या है? काम कराना अपराध है। इसके बाद देखिए, ये तो हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद जो हमारा आता है, इसके बाद हमारा चौथा मौलिक अधिकार क्या है? चौथा मौलिक अधिकार जो है ये है हमारा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया। इसमें आर्टिकल हम कहां से कहां तक पढ़ते हैं? तो इसमें हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आपको कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप ये धर्म मानिए। राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंत आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो यही कहा गया है हमारे आर्टिकल 25 के तहत। इसी आर्टिकल 25 के तहत जो सिख लोग हैं ये कृपाण धारण करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे धार्मिक पूजा पाठ प्रतिष्ठान में जो पहले से चीजें चली आ रही है वो उसको कोई नहीं हटा सकता है।
ठीक ना। तो इसी के तहत हिंदू लोग टिक्की रखते हैं और सिख लोग क्या करते हैं, कृपाण धारण करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आर्टिकल 25 में कहा गया है। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक प्रबंधन करने के बारे में। धार्मिक प्रबंधन, इसमें धार्मिक प्रबंधन आप पालन करें, प्रचार प्रसार करें, इसमें जो करना है आप धार्मिक प्रबंधन, यज्ञ कर, इसी के 26 के तहत यज्ञ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्या करते हैं, और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे कोई पूजा पाठ हो गया। इन सभी चीजों में हम आर्टिकल 26 के तहत ही इसमें क्या दिया होता है, धार्मिक प्रबंधन करते हैं, यानी कि हमें कोई भी काम धार्मिक काम कर सकते हैं, इसमें कहा गया है। उसके बाद देखिए हमारा आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 27 में देखिए, आर्टिकल 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए, क्या कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए, क्या कहा गया है, धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन पर कोई टैक्स नहीं होगा, ये हमारा आर्टिकल 27 कहता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कहता है, तो आर्टिकल 28 कहता है, आर्टिकल 28 कहता है कि देखिए सरकारी, जो भी सरकारी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है, धार्मिक, यानी कि सरकारी संस्थानों में कोई भी संस्थान हो जो सरकार द्वारा धन देकर चलाया जाता है, यानी कि सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, यानी कि आर्टिकल 28 क्या कहता है, सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं होगा। तो हमारा ये हो गया आर्टिकल, मतलब हमारा मौलिक अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। 25 क्या कहता है, और अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक प्रबंधन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 27 किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन पर कोई टैक्स नहीं। उसके बाद देखिए आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी संस्थान, यानी कि जो भी संस्थान सरकार के धन पर चलाई जाती है, उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। ये हमारा आर्टिकल 28 कहता है। तो ये रहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद जो हमारा आता है पांचवा मौलिक अधिकार आता है। पांचवा मौलिक अधिकार आता है कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। क्या दिया है, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित ये किसके बारे में, शिक्षा और संस्कृति किसके, शिक्षा, अल्पसंख्यक लोगों की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार के बारे में बात करता है। अल्पसंख्यक लोगों के, अल्पसंख्यक, भारत में अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू को छोड़कर सभी लोग अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सभी क्या हो गए, ये सभी अल्पसंख्यक हो गए। तो आर्टिकल, इनके लिए हम कौन सा आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 29 और 30, ये दो आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 29 में देखिए क्या कहा गया है, आर्टिकल 29 में हमारा कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए शिक्षा, संस्कृति या लिपि, जो अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा, संस्कृति, लिपि के आधार पर किसी भी संस्थान में प्रवेश पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि अल्पसंख्यक की शिक्षा, संस्कृति और लिपि का संरक्षण किया गया है। यानी कि देखिए आर्टिकल 29 में मैं आपको फिर बता देता हूं, इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो भी हमारे भारत देश में अल्पसंख्यक है, उन्हें शिक्षा, संस्कृति, लिपि पर के आधार पर उन्हें किसी भी संस्थान के प्रवेश में रोक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक, यह है हमारा आर्टिकल 29। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 30 के बारे में पढ़े तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि जैसे अगर अल्पसंख्यक है,
जैसे अगर अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक के संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करता है, जहाँ बहुसंख्यक ज्यादा है वहाँ शिक्षा ग्रहण करता है, और उसे वहाँ के शिक्षा पाने में कोई तकलीफ होता है तो वो अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है। तो अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के बाद कहा गया है, क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, तो अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। इस शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने के लिए सरकार धन भी दे सकती है। क्या दे सकती है, सरकार धन भी दे सकती है। तो ये रहा हमारा 5 मौलिक अधिकार। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, तीसरा हमने मौलिक अधिकार पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। इसमें हमने क्या पढ़ा कि बलात्श्रम और बेगारी काम पर रोक, यानी कि जबरदस्ती और बेगारी यानी कि बिना वेतन के काम नहीं कराया जा सकता है। इसी के तहत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट आया 1976 में। आर्टिकल 24 में हमने क्या पढ़ा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक प्रबंधन, 27 में धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन पर कोई टैक्स नहीं, आर्टिकल 28 में सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। उसके बाद हमने पढ़ा 5वां मौलिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार में हमने क्या पढ़ा, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 और 30 के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए इसमें आर्टिकल 29 में हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 29 में पढ़ा शिक्षा, संस्कृति और लिपि के आधार पर अल्पसंख्यक को रोकर किसी भी संस्थान में प्रवेश पाने से नहीं रोका जा सकता, यानी कि शिक्षा, संस्कृति और लिपि का संरक्षण किया गया। आर्टिकल 30 में हमने क्या पढ़ा, तो अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया जा सकता है। ठीक, इसके लिए सरकार धन भी दे सकती है। अब देखिए इसके बाद का जो मूल अधिकार था, आर्टिकल 29 और 30 के पढ़ने के बाद जो इसके बाद का हमारा 6ठा मौलिक अधिकार था, यह संपत्ति का अधिकार था। किसका, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। इसमें हम आर्टिकल 31 पढ़ते थे, इसे क्या किया गया, इसे हटा दिया गया, इसे मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे हटा दिया गया। इसमें था, इसमें पैतृक संपत्ति पर अधिकार का चर्चा था। किस पे, पैतृक संपत्ति पे। और इसी के तहत 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। उसमें से एक को हटा के कितना 6 स्वतंत्रता का अधिकार था, तो एक को 19F को हटाया गया था। इसमें अर्जित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, इसे भी 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया और इसे हटाकर आर्टिकल 300 क में यानी कि ए में शामिल किया गया। तो ये था हमारा संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया। देखिए इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 31 मैंने आपको बता दिया था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में बात किया गया। इसमें हम आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ते हैं। इसी को आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, इसी को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा गया है, क्या कहा है, तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसी में क्या कहा गया था कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का मतलब रोक लगता है, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपका अधिकार दिलाने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। यही 5 प्रकार का रिट हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के माध्यम से 5 रिट जारी करता है। तो ये हाई कोर्ट जारी करता है और ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। तो इसमें आपका मौलिक अधिकार दिलाने के लिए आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी किया जाता है। वो 5 रिट कौन कौन से हैं,
तो पहला जो रीट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा गया कि मान जाइए आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार किए हुए अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर न्यायालय में प्रवेश करना होगा। क्या करना होगा? प्रवेश करना होगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में मैंने आपको क्या बताया कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे, न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करे। ये हो गया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो रीट होता है, ये हमारा दूसरा रीट क्या होता है? दूसरा रीट होता है परमादेश। दूसरा रीट क्या जारी करती है? परमादेश। परमादेश। परमादेश में इसका नाम में लिखा है परम आदेश। तो इसमें जो होता है ये क्या होता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, कोई अधिकारी है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो उसको आदेश देता है। तो क्या इसमें परमादेश में क्या होता है? अच्छे से कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है, इसी को कहते हैं परमादेश। उसके बाद जो देखिए, उसके बाद हमारा आता है परमादेश के बाद हम पढ़ते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या कहा गया है कि देखिए कोई अधिकारी हो गया, वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देती है कि आप इस अधिकार क्षेत्र के, ये आपके अधिकार क्षेत्र का बाहर का काम है, और उसके कार्य पर रोक लगाती है। तो ये अधिकार परीक्षा में कार्य के बाद जो जारी करती है, इसे जारी करती है, इसे कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो होता है, और एक और जो जारी करती है इसे क्या कहते हैं? इसे उत्प्रेषण, और एक को प्रतिषेध। क्या होता है? प्रतिषेध। ये जारी करती है। तो ये दोनों जो है इसे सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, या कहिए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो भी हो गया अपने निचले न्यायालय को जारी करती है। कब जारी करती है? तो जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के कोई भी फैसला सुना चुका होता है, तो ये क्या करती है? ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण जारी करती है कि यह आपके अधिकार के बाहर का काम है। तो ये रहा, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 रीट जारी करती है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 32। अब हम आर्टिकल 33 के बारे में पढ़े। अगर आर्टिकल 33 के बारे में, तो आर्टिकल 33 में क्या कहा गया? तो आर्टिकल 33 में कहा गया है कि राष्ट्रीय हित के लिए संसद क्या कर सकती है? मीडिया, सेना, गुप्तचर, इन सभी के मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। क्या कर सकती है? तो संसद राष्ट्रीय हित के लिए मीडिया, सेना और गुप्तचर, इन सभी का मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है। मीडिया, सेना, गुप्तचर, मूल अधिकार सीमित कर सकती है। क्या मैंने आपको बताया इसमें कि संसद है हमारा, वो राष्ट्रीय हित के लिए मीडिया, सेना, गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। आर्टिकल 33 में मैंने आपको क्या बताया कि संसद चाहे तो राष्ट्रीय हित के लिए सेना, मीडिया, गुप्तचर, इन सभी के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना का कानून लागू किया जा सकता है। ये हमारा हो गया आर्टिकल 34। इसके बाद जो हमारा मौलिक अधिकार में आखिरी आर्टिकल है वो है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 35 में पहले तो कहा गया है कि आखिरी शक्ति, जो मतलब अंतिम शक्ति किसके पास होगा? आर्टिकल 35 में अंतिम शक्ति संसद के पास होगा। अंतिम शक्ति संसद के पास होगा। और अंतिम शक्ति आर्टिकल
35 में अंतिम शक्ति, मौलिक अधिकारों को लेकर जो अंतिम शक्ति है किसके पास होगा? संसद के पास होगा। और इसमें आर्टिकल जो भी 35 के पीछे हैं उन्हें लागू करने की विधियों की बात की गई है। तो पीछे के मूल अधिकारों को लागू करने की विधि है, पीछे के मूल अधिकारों को लागू करने की विधि है। लागू करने की विधि के बारे में बात की गई है। ये था हमारा पूरा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वो तब तक आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जो आपातकाल के समय हमारे मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो आपातकाल के समय हमारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन केवल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सभी को प्राप्त है, चाहे वो भारतीय हो चाहे भारतीय नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल मात्र भारतीयों को प्राप्त है। तो वैसे आर्टिकल कौन है जो केवल इंडियन को प्राप्त है? तो इंडियन को प्राप्त आर्टिकल है जो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये प्रमुख आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं जो मिलकर गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं? 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं जो मिलकर गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं? तो गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करने वाले आर्टिकल कौन है? तो आर्टिकल 14 है, 19 है और 21 है। ये तीनों आर्टिकल मिलकर गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। तो ये रहा हमारे मौलिक अधिकार के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।